आधुनिक विज्ञान और हर स्लीप एक्सपर्ट हमेशा यही जोर देकर कहता है कि एक स्वस्थ इंसान को रात में लगातार 8 घंटे की नींद तो चाहिए ही। हाँ, मतलब ये तो एक एकदम स्थापित नियम माना जाता है। बिल्कुल, और ये मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए लिटरली एक बेसलाइन है। लेकिन जरा सोचिए कि अगर कोई कहे कि ये नियम पूरी तरह से सच है ही नहीं। ये सुनकर कोई भी चौंक जाएगा, है ना? हमारे पास आज इस डीप डाइव के लिए जो रिसर्च और प्राचीन ग्रंथों के नोट्स मौजूद हैं, वो एक बहुत ही अलग और मतलब चौंकाने वाला दावा करते हैं। हमने शिव सूत्र, सप्तक्रिया की प्राचीन पद्धतियां और आधुनिक न्यूरोप्लास्टिसिटी के नोट्स को एक साथ रखकर देखा है। और ये संगम बहुत ही अद्भुत है। सही में। और इनका दावा यह है कि अगर कोई अपनी नींद का कुछ हिस्सा कुर्बान करके सुबह ठीक 4:40 पर जाग जाए, तो वो अपनी बायोलॉजी, अपनी साइकोलॉजी, यहाँ तक कि अपने डीएनए तक की प्रोग्रामिंग को बदल सकता है। वाओ, डीएनए तक? हाँ। सुनने में ये किसी पंथ या छद्म विज्ञान या सूडो साइंस का हिस्सा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे की गहराई कुछ और ही कहानी बयां करती है। तो चलिए इस पूरे रहस्य की परतें खोलते हैं। बिल्कुल। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब हम इन प्राचीन दावों को आधुनिक न्यूरोलॉजी के चश्मे से देखते हैं तो चीजें बहुत ज्यादा तार्किक लगने लगती हैं। मतलब ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है। एकदम नहीं। रिसर्च स्पष्ट रूप से बताती है कि लगातार 21 दिनों तक इस विशिष्ट समय पर जागकर एक खास विधि का पालन करने से कोशिकाओं के स्तर पर मरम्मत शुरू हो जाती है। इसे हम सेल्यूलर हीलिंग कहते हैं। ओके, सेल्यूलर हीलिंग। हाँ, ये कोई टोना टोटका नहीं है, बल्कि मानव शरीर की प्राकृतिक लय का उपयोग करने की एक टेक्निक है। ज्ञान का होना एक बात है, लेकिन उस ज्ञान को ट्रिगर करने का सही मुहूर्त पता होना, वो पूरी तरह से अलग विज्ञान है। और मैं इस दावे का परीक्षण करना चाहती हूँ। एक बहुत ही तार्किक सवाल जो किसी के भी दिमाग में आएगा वो ये है कि सुबह 3:30-40 बजे ही क्यों? मतलब घड़ियां तो इंसानों ने बनाई है ना? बिल्कुल, घड़ियां तो इंसानी आविष्कार हैं। वही तो। अगर कोई न्यूयॉर्क में है या कोई दिल्ली में है या दुनिया के किसी ऐसे हिस्से में है जहां सूरज उगने का समय बिल्कुल अलग है, तो क्या हमारी बायोलॉजी को इस मानव निर्मित घड़ी के टाइम जोन का पता है? शरीर को कैसे मालूम कि भाई 3:40 बज गए हैं? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और यहीं पे ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं। असल में 3:30 AM का जो समय बताया गया है वो आधुनिक घड़ियों के हिसाब से बस एक सुविधाजनक मानक तय कर दिया गया। अच्छा, तो ये कोई फिक्स्ड अलार्म नहीं है? नहीं, प्राचीन विज्ञान में इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है, जिसकी गणना घड़ी से नहीं बल्कि सूरज से होती है। ओहो, मतलब सीधा प्रकृति से कनेक्शन। एग्जैक्टली। ये समय सूर्योदय से ठीक 1 घंटा 36 मिनट पहले शुरू होता है। यानी ये पूरी तरह से पृथ्वी के घूमने और सूर्य के पोजीशन पर निर्भर है। विज्ञान भी ये मानता है कि इस विशिष्ट अवधि के दौरान पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन का स्तर काफी बढ़ जाता है। हवा में एक अलग तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बदलाव होता है। इसका मतलब है कि ये अलार्म क्लॉक का विज्ञान नहीं है, बल्कि हमारी शरीर की सर्कैडियन रिदम और सौर मंडल के बीच का एक सिंक है। ठीक यही बात है। और इस समय मस्तिष्क की जो पीनियल ग्लैंड होती है ना, जिसे प्राचीन ग्रंथों में तीसरा नेत्र कहा गया है। हाँ, तीसरा नेत्र या आज्ञा चक्र, तो वो ग्लैंड इस वक्त अपनी सबसे अधिक सक्रिय अवस्था में होती है। मेलाटोनिन हार्मोन का प्रोडक्शन अपने एकदम चरम पर होता है। लेकिन मेलाटोनिन तो नींद लाने के लिए होता है ना? लोग तो इसकी गोलियां खाते हैं सोने के लिए। शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी कोशिकाओं को रिपेयर करता है। प्राचीन महर्षियों ने इस समय को काल पर विजय प्राप्त करने का समय कहा है। काल पर विजय मतलब समय को रोक देना? एक तरह से हाँ। इस समय बुढ़ापे की प्रक्रिया या शरीर के क्षय होने की गति सबसे धीमी होती है। अरे वाह, ये तो लिटरली शरीर के सॉफ्टवेयर अपडेट जैसा लग रहा है। बिल्कुल। जैसे कोई स्मार्टफोन रात में इस्तेमाल ना होने पे बैकग्राउंड में खुद को रीबूट और अपडेट करता है ना, बिल्कुल वैसे। और अगर हम प्राचीन ग्रंथों के त्रिगुणों की बात करें तो वहां भी इसका स्पष्ट जिक्र है। हाँ, तमस, रजस और सत्व। एग्जैक्टली। रात को तमस यानी अंधकार और आलस्य का समय माना गया है। दिन को रजस यानी क्रोध, भागदौड़ और महत्वाकांक्षा का समय कहा गया है। लेकिन ये जो सूर्योदय से पहले का समय है, ये विशुद्ध रूप से सत्व का समय है। सत्व मतलब एकदम शुद्धता, स्पष्टता और शांति। और ये सत्व गुण ही वो जमीन है जिस पर मेंटल हीलिंग का बीज बोया जा सकता है। जब इंसान इस समय जागता है तो उसका मन एक साफ आईने की तरह निर्मल होता है।
बाहर कोई शोर नहीं होता, इसलिए भीतर का शोर भी कम हो जाता है। ये तो बहुत ही शांत और खूबसूरत सी फीलिंग लग रही है ना? लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा जोखिम भी है। जोखिम? कैसा जोखिम? मान लीजिए कोई व्यक्ति जो रोज सुबह 8 बजे उठता है, वो मोटिवेट होकर अचानक से अलार्म लगाकर कल ही 3:30 बजे उठने की कोशिश करे, तो उसके नर्वस सिस्टम को बहुत भयंकर झटका लग सकता है। ओह, मैं समझ रही हूँ। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई इंसान अचानक से किसी दूसरे टाइम जोन में ट्रैवल कर रहा और उसे भयंकर जेट लैग हो जाए। बिल्कुल सही एनालॉजी है। बिना इस बदलाव के लिए तैयार हुए शरीर तो बगावत ही कर देगा। पूरा दिन थकावट और चिड़चिड़ापन हावी रहेगा। एग्जैक्टली। इसी बगावत को रोकने के लिए रिसर्च में 7 दिन के एक क्रमिक मार्ग का जिक्र है। अचानक से 3:30 बजे नहीं उठना है। तो फिर कैसे शुरू करें? पहले दिन सुबह 6 बजे, फिर 5 बजे, फिर 4:15 और अंत में 7वें दिन जाकर 3:40 पर उठने का अभ्यास करना चाहिए। ये शरीर के नर्वस सिस्टम को धीरे धीरे एक नए माहौल के लिए ढालने की प्रक्रिया है। तो यहाँ कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मान लेते हैं कि 7 दिन के अभ्यास के बाद शरीर उस समय जागने के लिए पूरी तरह तैयार हो गया। अब उस इंसान को करना क्या है? हाँ, ये सबसे क्रिटिकल पार्ट है। अक्सर लोग उठते हैं और सीधे जमीन पर बैठकर ध्यान लगाना या मंत्र जपना शुरू कर देते हैं, लेकिन रिसर्च के नोट्स के अनुसार ये सबसे बड़ी गलती है। यहाँ अर्थिंग का नियम सामने आता है। बिल्कुल, अर्थिंग का नियम इस पूरी प्रक्रिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और भौतिक पहलू है। वो कैसे? जब इंसान गहरे ध्यान में होता है या किसी विशिष्ट मंत्र का उच्चारण करता है, तो शरीर के भीतर एक बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी ऊर्जा पैदा होती है। अब पृथ्वी के पास अपना एक शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल है जो हर चीज को अपनी ओर खींचता है। अच्छा, तो एनर्जी नीचे की तरफ जाती है। हाँ, अगर कोई सीधे जमीन पर या किसी साधारण पतले सूती कपड़े पर बैठकर साधना कर रहा है, तो वो सारी पैदा हुई ऊर्जा सीधे जमीन में चली जाएगी। ओह, तो मतलब सारी मेहनत बेकार? बिल्कुल, इसे हम एनर्जी लीकेज कह सकते हैं। इंसान घंटों मेहनत करेगा, लेकिन उसे कोई मानसिक या शारीरिक फायदा महसूस ही नहीं होगा। मैं इसे एक नंगी बिजली की तार के उदाहरण से समझने की कोशिश कर रही हूँ। अगर तार में करंट बह रहा है, लेकिन उस पे प्लास्टिक का कवर या इंसुलेटर नहीं है, तो वो करंट अपनी सही जगह नहीं पहुँचेगा और बेकार हो जाएगा। एकदम परफेक्ट उदाहरण है। ऊर्जा पैदा तो हो रही है, लेकिन वो बहकर कहीं और जा रही है। उसे सहेजने के लिए एक दीवार की जरूरत है। शायद इसीलिए प्राचीन समय में कुशा घास या ऊन के आसन का इस्तेमाल होता था। हाँ, और आज के समय में एक अच्छी गुणवत्ता वाला योगा मैट वही काम करता है। ये शरीर और जमीन के बीच ऊर्जा को लॉक कर देता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, तो भौतिक उपकरणों का सही इस्तेमाल ऊर्जा को दिशा देने के लिए बहुत जरूरी है। और शायद इसीलिए सोर्स मटेरियल में रुद्राक्ष की माला का भी जिक्र है। एग्जैक्टली। रुद्राक्ष की माला या आज के दौर का कोई डिजिटल काउंटर भी ले सकते हैं। जब कोई आंखें बंद करके मंत्र जपना शुरू करता है, तो हमारा जो सोचने वाला दिमाग है ना, वो तुरंत गिनती में उलझ जाता है। हाँ, कि मैंने 10 बार बोला या 20 बार बोला या कितना टाइम हो गया। बिल्कुल, फोकस ध्वनि से हटकर गणित पर चला जाता है। रुद्राक्ष की माला उंगलियों को एक भौतिक कार्य दे देती है, जिससे दिमाग गिनती से पूरी तरह आजाद हो जाता है। ये तो बहुत ही लॉजिकल है। लेकिन मंत्रों और इस पूरी प्रक्रिया का हमारे डीएनए से क्या लेना देना है? मतलब सोर्स मटेरियल में ये दावा किया गया है कि सांब सदाशिव महामंत्र का उच्चारण डीएनए को प्रभावित करता है। ये थोड़ा अजीब लगता है ना सुनने में? हाँ, मतलब एक आधुनिक और संशयवादी दिमाग के लिए ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल है। ध्वनि तरंगे हमारे डीएनए के कार्मिक ढांचे को कैसे तोड़ सकती हैं? देखिए, विज्ञान की एक शाखा है जिसे सिमेटिक्स कहते हैं। ये इस बात का ध्यान है कि कैसे ध्वनि तरंगे भौतिक पदार्थों, विशेषकर पानी के आकार और संरचना को बदल सकती हैं। ओके, और मानव शरीर में तो 70% से अधिक पानी है। बस यही लॉजिक है। जब सांब सदाशिव, जिसमें स यानी सहित और अम्ब यानी शक्ति, मतलब शिव और शक्ति दोनों का आवाहन है, जैसी विशिष्ट ध्वनियों का उच्चारण होता है, तो हमारे वोकल कॉर्ड्स का कंपन हमारी वेगस नर्व को उत्तेजित करता है। वेगस नर्व, जो दिमाग को शरीर से जोड़ती है। बिल्कुल, ये नर्व हमारे मस्तिष्क को शरीर के प्रमुख अंगों से जोड़ती है। ये ध्वनि शरीर के भीतर एक गूंज पैदा करती है, जो कोशिकाओं के स्तर पर जाकर रुकी हुई भावनाओं और पुराने मानसिक ब्लॉकेज को लिटरली तोड़ती है। इसी को हमारे प्राचीन ऋषियों ने मंत्र चिकित्सा कहा था। वाओ! लेकिन ये चिकित्सा शुरुआत में काफी उथल-पुथल भी तो मचा सकती है।
रिसर्च के नोट्स में एक बहुत ही स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि इस प्रक्रिया को शुरू करने के 3 से 5 दिनों के भीतर इंसान को अचानक बिना किसी बात के रोना आ सकता है। हाँ, यह बहुत भयंकर गुस्सा भी महसूस हो सकता है। तो ये सुनकर कोई भी घबरा जाएगा ना कि जो चीज मेंटल हीलिंग के लिए की जा रही है वो इंसान को और ज्यादा अस्थिर क्यों कर रही है। ये अस्थिरता वास्तव में एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। इंसान का जो अवचेतन मन है वो एक गहरे स्टोरेज रूम की तरह है, जहां वर्षों से दबी हुई भावनाएं, आघात और तनाव जमा रहते हैं। तो वो सब कचरा बाहर आने लगता है। एग्जैक्टली। जब वेगस नर्व उत्तेजित होती है और शरीर सत्वगुण में आता है तो वो सारा कचरा सतह पर आ जाता है ताकि शरीर से बाहर निकल सके। इस भावनात्मक उथल-पुथल से डर कर बीच में रुक जाना सबसे बड़ी भूल है। उस तूफान के बीच 21 दिनों तक लगातार डटे रहना ही असली मेंटल हीलिंग की शुरुआत है। तो बेसिकली इस सब का क्या मतलब है? क्या सिर्फ सही समय पर उठना, एक योगा मैट पर बैठना और मंत्र जपना ही 3:40 AM की पूरी प्रक्रिया है? नहीं, ये तो सिर्फ शुरुआत है। वही, क्योंकि सोर्स मटेरियल को गहराई से देखने पर सप्त क्रिया यानी 7 विशिष्ट कार्यों का जिक्र मिलता है और नोट्स कहते हैं कि अगर इन क्रियाओं को नहीं किया गया तो बताई गई 70% शक्ति व्यर्थ हो जाती है। ये बिल्कुल सच है। ये तो लिटरली किसी सुपर कंप्यूटर को बूट करने की तरह लग रहा है। तो चलिए उस इंसान की यात्रा को डिकोड करते हैं जिसने अभी 3:40 पर अपनी आंखें खोली हैं। उस यात्रा की शुरुआत बिस्तर से उठते ही जल स्पर्श से होती है। जल स्पर्श मतलब पानी को छूना? हाँ, आंखें खोलने के बाद सबसे पहला काम है ठंडे पानी को आंखों पर 3 बार छलकाना। रात भर आंखें बंद थी और उनका सीधा न्यूरल कनेक्शन पीनियल ग्लैंड के साथ था। ठंडा पानी नर्वस सिस्टम को एक हल्का सा शॉक देता है और उसे तुरंत एक्टिवेट कर देता है। ओके, ये तो काफी रिफ्रेशिंग है। और उसके बाद पानी पीने की बारी आती है जिसे प्राण आह्वान कहा गया है। ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि अक्सर लोग पानी पीने के वैज्ञानिक पहलुओं को ना थोड़ा गलत समझ लेते हैं। वो कैसे? रिसर्च बताती है कि पानी पीने से पहले ग्लास को पकड़कर उसमें 3 गहरी सांसें छोड़नी चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि सांस छोड़ने से कार्बन डाइऑक्साइड पानी को एल्कलाइन बना देती है, जो कि वैज्ञानिक रूप से बिल्कुल गलत है। हाँ, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो पानी को एसिडिक बनाती है। एग्जैक्टली। लेकिन इसका असली न्यूरोलॉजिकल कारण कुछ और ही है। बिल्कुल। इसका विज्ञान केमिस्ट्री से ज्यादा न्यूरोलॉजी से जुड़ा है। जब होठों को गोल करके लंबी और गहरी सांस छोड़ी जाती है तो ये रिदमिक ब्रीदिंग हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ट्रिगर करती है। मतलब बॉडी को रिलैक्स करती है। हाँ, ये शरीर को नींद की जड़ता या उठने के तनाव से बाहर निकालकर एकदम रिलैक्सेशन मोड में लाता है। जब इंसान इस शांत अवस्था में वो पानी पीता है तो शरीर उस हाइड्रेशन को बहुत अलग और सकारात्मक तरीके से ग्रहण करता है। इसके बाद दिशा का चयन आता है। दिशा मतलब किस तरफ मुंह करके बैठना है? हाँ, पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना सबसे अहम बताया गया है। दिशाओं का ये नियम भी शायद पृथ्वी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से जुड़ा है। मतलब मैंने पढ़ा था कि हमारी रीढ़ की हड्डी एक एंटीना की तरह काम करती है। ये एक बहुत ही सटीक एनालॉजी है। सूर्योदय से पहले पूर्व दिशा से आने वाली ऊर्जा सबसे अधिक शक्तिशाली होती है। तो अगर हमारा शारीरिक एंटीना सही दिशा में अलाइंड होगा तो मानसिक स्पष्टता ज्यादा आसानी से प्राप्त होगी, है ना? बिल्कुल। और एक बार आप सही दिशा में बैठ गए तो तुरंत मंत्र जपना शुरू नहीं करना है। अच्छा, तो फिर क्या करना है? यहीं पर मौन संकल्प की क्रिया आती है। आंखें बंद करके खुद से एक वादा करना कि मैं अगले 15 मिनट पूर्ण रूप से मौन रहूंगा। ये चेतन मन और अवचेतन मन के बीच एक अग्रीमेंट है। ये दिमाग को एक स्पष्ट बाउंड्री देता है कि अब बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं होगा। ये तो बहुत जरूरी है आज के टाइम में। बिल्कुल। और इसके बाद ऊर्जा को ऊपर की ओर धकेलने के लिए त्रिबंध प्राणायाम किया जाता है। इसमें गले, पेट और निचले हिस्से की मांसपेशियों को हल्का सा सिकोड़कर ऊर्जा को सहस्रार चक्र यानी सिर के ऊपरी हिस्से की ओर ले जाया जाता है। यह सब सुनने में जितना शारीरिक लगता है उतना ही गहरा इसका मानसिक प्रभाव है। लेकिन मेरी नजर में आज के दौर की सबसे बड़ी समस्या छठी क्रिया से जुड़ी है, जिसे अंतर्मौन कहा गया है। ओह, अंतर्मौन, ये सबसे मुश्किल पार्ट है। वही तो। मंत्र जाप या मेडिटेशन खत्म होने के ठीक बाद लोग क्या करते हैं? उन्होंने आंखें खोली और उनका हाथ सीधे स्मार्टफोन की तरफ जाता है। दुनिया भर के नोटिफिकेशंस, ईमेल्स और सोशल मीडिया का शोर सेकंड भर में उस सारी शांति को खत्म कर देता है।
ये आज के समय की लिटरली सबसे बड़ी त्रासदी है। अंतर्मौन का सिद्धांत कहता है कि ध्यान के तुरंत बाद कम से कम 2 मिनट तक आंखें बंद रखकर उसी सन्नाटे में बैठे रहना है। सिर्फ 2 मिनट? हाँ, क्योंकि उस समय मस्तिष्क थीटा वेव्स उत्पन्न कर रहा होता है। ये वो अवस्था है जहां इंसान की अंतर्ज्ञान या इंट्यूशन क्षमता अपने एकदम चरम पर होती है। और हम फोन उठाकर उसे खराब कर देते हैं। बिल्कुल, अगर उस नाजुक अवस्था में तुरंत फोन उठा लिया गया तो वो सारी संचित ऊर्जा और फोकस तुरंत बिखर जाएगा। और अंत में इस पूरी प्रक्रिया को बंद करने के लिए 7वीं क्रिया है कृतज्ञता या ग्रैटिट्यूड। ब्रह्मांड को या अपने अस्तित्व को धन्यवाद देना। कृतज्ञता का ये भाव सिर्फ एक फिलॉसफिकल विचार नहीं है। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी ये मानता है कि कृतज्ञता व्यक्त करने से मस्तिष्क में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जो हमारी वाइब्रेशन को तुरंत हाई कर देता है। एकदम सही। लेकिन इन 7 क्रियाओं और 3.40 AM की इस पूरी व्यवस्था को समझने के बाद भी एक बहुत ही बुनियादी समस्या वहीं की वहीं खड़ी रहती है। और वो क्या है? मतलब जब कोई इंसान सारी विधियों का पालन करते हुए आंखें बंद करके उस गहरी शांति में बैठता है, तो उसका मन इतनी तेजी से भागता क्यों है? ये सन्नाटा जो शांति का प्रतीक होना चाहिए, वो इतना असहज और चुभने वाला क्यों लगता है? ये एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक सवाल है और ये एक ऐसी चुनौती है जिससे हर वो इंसान जूझता है जिसने कभी भी खुद के साथ अकेले बैठने की कोशिश की हो। हाँ, क्योंकि हमारा मन हमेशा किसी ना किसी आवाज, किसी चिंता या भविष्य की किसी प्लानिंग के पीछे छुपना चाहता है। एग्जैक्टली। क्योंकि जब बाहर का सारा शोर बंद हो जाता है, मोबाइल की स्क्रीन ऑफ हो जाती है, तो उस सन्नाटे में इंसान को अपनी खुद की असली आवाज सुनाई देने लगती है। और सच कहो तो इंसान अपनी ही इस बिना फिल्टर वाली आवाज का सामना करने से सबसे ज्यादा डरता है। ये डर आता कहाँ से है? इस मनोवैज्ञानिक संघर्ष को समझने के लिए हमारे शिव पुराण में एक बहुत ही गहरा मेटाफर या प्रतीक कथा है। ये कथा ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता की लड़ाई की है। ब्रह्मा और विष्णु की लड़ाई? हाँ, अगर हम इसे आधुनिक मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो यहाँ ब्रह्मा हमारे ओवर थिंकिंग करने वाले या लगातार सोचने वाले मन के प्रतीक हैं, जो हर चीज का नियंत्रण और उत्तर चाहता है। ओके, और विष्णु? विष्णु प्रतीक हैं हमारे अहंकार या ईगो के, जो ये तय करता है कि समाज में हमारी पहचान क्या है। अरे वाह, ये नजरिया तो इस पुरानी कथा को देखने का तरीका पूरी तरह बदल देता है। यानी हमारा मन और हमारा अहंकार आपस में लड़ रहे हैं। बिल्कुल। और जब ये लड़ाई चरम पर होती है तो कथा के अनुसार उनके सामने एक विशाल अग्निस्तंभ प्रकट होता है। एक ऐसा अग्नि का खंभा जिसका ना कोई सिरा है ना अंत। तो ये अग्निस्तंभ किस चीज का प्रतीक है? वो अग्निस्तंभ प्रतीक है परम सत्य या हमारा शुद्ध अस्तित्व का। विष्णु यानी हमारा अहंकार उस सत्य की गहराई नापने नीचे जाता है और अंततः हार मान लेता है। वो स्वीकार कर लेता है कि वो इस सत्य को नहीं माप सकता। मनोविज्ञान में इसे ईगो डेथ या अपनी सीमाओं को स्वीकार करना कहते हैं। जहां ईगो हार मानता है, वहीं असली शांति जन्म लेती है। सही कहा। लेकिन ब्रह्मा, जो हमारे सोचने वाले मन के प्रतीक हैं, वो सत्य का अंत ना पाकर एक झूठ गढ़ लेते हैं। वो केतकी के फूल को झूठा गवाह बनाकर दावा करते हैं कि उन्होंने उस सत्य का सिरा देख लिया है। हमारा मन भी तो बिल्कुल यही करता है ना? कैसे? जब वह किसी गहरी सच्चाई या अपनी ही किसी कमी का सामना नहीं कर पाता, तो वह कॉग्निटिव डिसोनेंस से बचने के लिए केतकी के फूल की तरह नए झूठ करने लगता है। एग्जैक्टली। इसे अगर आज के सोशल मीडिया कल्चर से जोड़कर देखें तो ये और भी साफ हो जाता है। लोग अंदर से कितने भी अकेले, डरे हुए या परेशान क्यों न हो, बाहर एक बनावटी मुस्कान और परफेक्ट लाइफ का फिल्टर लगाकर एक झूठी जिंदगी दुनिया को दिखा रहे हैं। हम सब अपने अपने हिस्से के केतकी के फूल सजा के बैठे हैं। बहुत ही गहरी बात कही आपने। और इन झूठों का वजन ना बहुत भारी होता है। हमारी आधी से ज्यादा मानसिक ऊर्जा इसी झूठी पहचान को दुनिया के सामने सही साबित करने में खर्च हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन जब जीवन में कोई ऐसा क्षण आता है, कोई असफलता, कोई बीमारी या 3.40 AM की वो गहरी शांति जो इंसान की इस झूठी पहचान को झकझोर कर रख देता है, तो उसे काल भैरव का झटका कहते हैं। काल भैरव का झटका? हाँ, ये काल भैरव कोई डरावनी चीज नहीं है। ये सच्चाई का वो तेज झटका है जो सारे नकाब फाड़ देता है। तो जब सारे नकाब गिर जाते हैं, जब दुनिया को साबित करने के लिए कोई झूठी कहानी नहीं बचती, उसके बाद जो शून्यता बचती है, वही असली शांति है। एकदम सही। शांति कोई मेडल नहीं है जिसे हासिल करना है, बल्कि ये उस थका देने वाली अंधी दौड़ के
हमेशा के लिए रुक जाने का नाम है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो 3.40 AM या ब्रह्म मुहूर्त का ये जो विज्ञान है, ये सिर्फ नींद की कुर्बानी देने के बारे में नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये 21 दिनों में अपने नर्वस सिस्टम, अपने DNA की फ्रीक्वेंसी और अपने पूरे माइंडसेट को फिर से रीप्रोग्राम करने की एक अत्यंत शक्तिशाली तकनीक है। और ये चर्चा इस बात को बहुत स्पष्ट करती है कि जानकारी और ज्ञान में बहुत फर्क है। ज्ञान केवल तभी काम करता है जब उसे सही विधि और अनुशासन के साथ लागू किया जाए। सही दिशा, योगा मैट, सप्तक्रिया और मंत्र का विज्ञान, ये सभी उस दरवाजे को खोलने की चाबियां हैं। लेकिन अंत में उस दरवाजे के पार जाना तो खुद ही पड़ेगा। हाँ, उस दरवाजे के पार जाकर अपने ही मन के बुने हुए झूठों का सामना करने की हिम्मत इंसान को खुद ही जुटानी पड़ती है। इस डीप डाइव ने वाकई एक रूटीन सी लगने वाली चीज के पीछे छिपे इतने गहरे न्यूरोलॉजिकल और मनोवैज्ञानिक विज्ञान को बहुत ही शानदार तरीके से डिकोड किया है। लेकिन इस एपिसोड को खत्म करने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम उस एक विचार पर रुकें जो इस पूरी यात्रा का अंतिम पड़ाव है। बिल्कुल। अगर सुबह 3:40 बजे उठकर बाहरी दुनिया का शोर बंद करके शांत बैठने से हमें अपने भीतर के उस अनंत अग्निस्तंभ और अपने ही मन के बोले गए अनगिनत झूठों का सामना करना पड़ता है, तो जरा सोचिए, दिन भर के शोर शराबे, काम का तनाव और सोशल मीडिया की भागदौड़ में हम और ऐसी कितनी सच्चाइयों से लगातार भाग रहे हैं। ये तो बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट है। क्या ऐसा तो नहीं कि जिन सच्चाइयों का हिम्मत करके सामना करना ही असल में हमारी सबसे बड़ी मेंटल हीलिंग हो सकती है? हम उन्हीं से बचने के लिए खुद को हर वक्त व्यस्त रखने का बहाना ढूंढ रहे हैं। क्या बात है। ये लिटरली एक ऐसा सवाल है जो भी इस डीप डाइव को सुन रहे हैं उन्हें खुद से जरूर पूछना चाहिए। इसी गहरे और उकसाने वाले विचार के साथ आज की शानदार चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। खुद की इस खोज में उतरने के लिए और अपने मन के पार जाने के लिए ये जानकारी एक बेहतरीन शुरुआत हो सकती है। सन्नाटे में छिपी अपनी असली आवाज को सुनने की कोशिश जरूर कीजिएगा।